जब भी हम किसी बेहद आधुनिक और स्मार्ट सिटी के बारे में सोचते हैं हम्म, तो दिमाग में क्या आता है? हम्म, वही चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें। बिल्कुल, चौड़ी और सीधी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटते चौराहे, बेहतरीन सीवर सिस्टम, अलग-अलग वीआईपी जोन। और हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ये जो शानदार शहरीकरण है, ये तो हमारी आधुनिक इंजीनियरिंग की देन है ना? हाँ, ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज से करीब 4500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में मानव सभ्यताएं ढंग से बस्तियां बसाना भी नहीं सीख पाई थीं, तब एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो बिल्कुल इसी तरह के एक बेहद उन्नत शहरी मॉडल पर काम कर रही थी। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब बिना किसी कंप्यूटर या बिना किसी भारी मशीनरी के किया गया था। सही बात है। और इसीलिए आज के इस विस्तृत चर्चा में हम इसी ऐतिहासिक अजूबे की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास आज कुछ बेहद विस्तृत हस्तलिखित नोट्स हैं और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इस प्राचीन सभ्यता ने ग्रिड सिस्टम, पक्की ईंटों और जल निकासी की ऐसी व्यवस्था तैयार की जो आज के हमारे कई बड़े शहरों को भी मात देती है। चलिए इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस मास्टर प्लान की गहराई में जाने से पहले हमें उनकी प्रशासनिक सोच को समझना होगा। इन हस्तलिखित स्रोतों में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनके नगर नियोजन की एक रूपता, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी। अच्छा। हाँ, हजारों किलोमीटर में फैले शहर एक ही बुनियादी सिद्धांत पर काम कर रहे थे। हालांकि कुछ बहुत ही दिलचस्प अपवाद भी हैं जो दिखाते हैं कि वे केवल नियमों के गुलाम नहीं थे। तो इस मास्टर प्लान की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। जब भी कोई नया शहर बसाया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? जोनिंग, ये तय करना कि शहर की सीमाएं क्या होंगी, कौन कहाँ रहेगा। स्रोत बताते हैं कि हड़प्पा के नगर मुख्य रूप से दो भागों में बटे थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। एकदम सही कह रही हैं आप। पश्चिमी भाग को अक्सर गढ़ी या सिटिटल कहा जाता था। ये आकार में छोटा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसे ऊंचे कृत्रिम चबूतरों पर बसाया गया था। जैसे आज की गेटेड कम्युनिटी या वीआईपी जोन होते हैं। बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। ये वो जगह थी जहां विशिष्ट वर्ग रहता था। यहीं पर विशाल अन्नागार और महाविद्यालय जैसी अहम इमारतें थीं। लेकिन क्या सभी शहर सिर्फ इन्हीं दो हिस्सों में बटे थे? आपने अपवादों का जिक्र किया था। हाँ, यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। धौलावीरा और राखीगढ़ी जैसे शहरों में हमें एक बिल्कुल अलग ही रूपरेखा दिखती है। ये शहर दो नहीं बल्कि तीन भागों में बटे थे, उच्च, मध्य और निम्न। एक मिनट, 3 भाग। तो ये मध्य नगर किसके लिए था? मेरा मानना है कि धौलावीरा एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, तो शायद वहां के समृद्ध व्यापारियों या मध्य वर्ग के लिए ये अलग क्षेत्र बनाया गया हो। ओहो, मतलब उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी जोनिंग में बदलाव कर लिए। अब जोनिंग के बाद बात आती है सुरक्षा की। इतनी संपत्ति है, अन्नागार हैं, तो सुरक्षा तो चाहिए ही। स्रोत बताते हैं कि शहरों का दुर्गोंकरण यानी किलेबंदी की जाती थी। कच्ची ईंटों की चौड़ी प्राचीर और प्रवेश द्वार। हाँ, सुरक्षा उनकी बड़ी प्राथमिकता थी। लेकिन इस दुर्गीकरण में भी एक रटी रटाई योजना नहीं थी। जैसे अगर आप राजस्थान के कालीबंगा को देखें, वहां पश्चिमी गढ़ी और पूर्वी निचला नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे थे। मतलब शहर के अंदर दो अलग-अलग किले। बिल्कुल। और लोथल व सुरकोटड़ा में उन्होंने अलग तरीका अपनाया। वहां दोनों भागों को एक ही साझा दीवार से घेर दिया गया। अरे वाह। सुरकोटड़ा में तो ईंटों की जगह पत्थर का इस्तेमाल हुआ और धौलावीरा में भी पत्थर का काफी व्यापक प्रयोग हुआ है। एक और दिलचस्प बात बताऊं, लोथर का गढ़ी क्षेत्र पश्चिम में न होकर दक्षिण पूर्व दिशा में था। ये तो सच में अलग है। और मैंने नोट्स में पढ़ा कि हरियाणा के बनावली में तो दोहरा दुर्गीकरण था। लेकिन इन सब के बीच मुझे स्रोतों में एक ऐसा नाम मिला जिसने मुझे बहुत उलझा दिया, चन्हूदड़ो। हाँ, चन्हूदड़ो। स्रोतों में लिखा है कि चन्हूदड़ो में कोई किलेबंदी थी ही नहीं, मतलब कोई दीवार नहीं। ऐसा क्यों? क्या वो बिना किसी खतरे वाला एक खुला औद्योगिक शहर था? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। चन्हूदड़ो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी चाबी है। वहां से हमें मनके और मोहरे बनाने के कारखाने मिले हैं। तो मतलब वो एक इंडस्ट्रियल हब था। जी। और अब आप ही सोचिए, सुरक्षा दीवारें और बड़े दरवाजे सुरक्षा तो देते हैं, लेकिन वे यातायात को धीमा कर देते हैं।
एक औद्योगिक शहर में रोजाना कच्चा माल लेकर गाड़ियां अंदर बाहर आती होंगी। हाँ, तो दीवारें होंगी तो दोस्ता भयंकर ट्रैफिक जैम लग जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए चुनहुदड़ों का ये खुलापन दिखाता है कि उन्होंने व्यापार को बिना रुकावट के चलने देने के लिए दीवारों का त्याग कर दिया। क्या बात कर रहे हैं, मतलब वे सिर्फ ईंटें नहीं जोड़ रहे थे, वे पूरी अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट कर रहे थे। सही कहा। अब शहरों की जोनिंग और सीमाओं को तो हमने समझ लिया, लेकिन शहर के अंदर जो यातायात था वो कैसे चलता था? और यहीं एंट्री होती है ग्रिड सिस्टम की। हाँ, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान, इन शहरों में सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थी, जैसे कोई शतरंज की बिसात हो। जैसे चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क की सड़कें। बिल्कुल। और इन सड़कों की बसावट के कारण बड़े बड़े चौराहे बने। इतिहासकार जॉन मार्शल ने इन चौराहों की तुलना ऑक्सफोर्ड सर्कल से की थी। ऑक्सफोर्ड सर्कल सुनने में तो बहुत भव्य लगता है। भव्यता के साथ साथ इसमें विज्ञान भी था। 90 डिग्री पर काटने वाली सीधी सड़कों का फायदा ये था कि जब तेज हवा चलती थी तो वो पूरी सड़क को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्राकृतिक रूप से साफ कर देती थी। अरे, मतलब हवा खुद एक झाड़ू का काम करती थी। ये तो कमाल का वेंटिलेशन सिस्टम था। और सड़कें भी काफी चौड़ी थीं। स्रोत बताते हैं कि मुख्य सड़कें 10 मीटर तक चौड़ी थीं और छोटी सड़कें करीब 6 मीटर की। सब कच्ची ईंटों से बनी थी। जी। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई। इन सड़कों के किनारे जो घर थे, उनके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, वे पीछे की तरफ खुलते थे। मतलब दरवाजे पीछे की तरफ क्यों? क्या ये आज की सर्विस लेन जैसा कुछ था या धूल मिट्टी से बचने के लिए? मुख्य कारण धूल और शोर ही था। मुख्य सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, व्यापारी आ जा रहे हैं। घर के अंदर के माहौल को उस शोर और धूल से बचाने के लिए उन्होंने दरवाजे पीछे की गलियों में दिए। और दूसरा कारण था निजता, प्राइवेसी। हाँ, प्राइवेसी तो जरूरी है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा अपवाद है, लोथल। अच्छा, वहाँ क्या था? लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ही खुलते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि लोथल एक बहुत प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक शहर था। अगर आपकी कोई दुकान है तो आप अपना दरवाजा पीछे गली में थोड़ी खोलेंगे। आपको तो ग्राहक चाहिए जो मुख्य सड़क से आ रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। जहां व्यापारिक जरूरत थी वहां नियम बदल दिए। अब थोड़ा निर्माण सामग्री पर बात करते हैं। शहर बनाने के लिए ईंटें तो चाहिए ही थी। हमने देखा कि कच्ची ईंटें प्राचीर और सड़क के लिए इस्तेमाल हुई और पक्की ईंटें घरों के लिए। लेकिन मुझे एक बात पर बहुत शक हो रहा है, ईंटों का मानकीकरण। आप उस 4.2.1 के अनुपात की बात कर रही हैं? बिल्कुल। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4.2.1 था। अब आज के पाकिस्तान से लेकर गुजरात और हरियाणा तक फैले इतने विशाल क्षेत्र में ईंटों का आकार बिल्कुल एक जैसा कैसे हो सकता है, बिना किसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के? आपका शक लाजमी है, लेकिन पुरातात्विक खुदाई में इसके पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। यह अनुपात दीवारों को सबसे ज्यादा मजबूती देता है और पूरे साम्राज्य में एक समान आकार होना यह साबित करता है कि उनका प्रशासनिक ढांचा बहुत ही मजबूत और संगठित था। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और सिर्फ सादी ईंटें ही नहीं, स्रोत बताते हैं कि कुओं के लिए फन्नीदार ईंटें थीं, दीवारों के किनारों के लिए एल आकार की ईंटें, और कालीबंगा में तो फर्श में अलंकृत ईंटें मिली हैं। और उन्हें जोड़ने का तरीका भी देखिए। गारे का इस्तेमाल हुआ, नालियों में जिप्सम का इस्तेमाल हुआ ताकि पानी का रिसाव ना हो। बिल्कुल। और मोहनजोदाड़ो के स्नानागार में तो बाकायदा बिटुमिन यानी डामर लगाया गया था। क्या बात है। हालांकि कालीबंगा और लोथल में कच्ची ईंटों का भी काफी इस्तेमाल दिखा है, लेकिन पक्की ईंटों का जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल उन्होंने किया वो था उनका ड्रेनेज सिस्टम, मतलब उनकी नाली व्यवस्था। जी, ये सीवरेज व्यवस्था इस सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट विशेषता थी। आज हमारे आधुनिक शहरों का हाल देखिए, थोड़ी सी बारिश होती है और वाटर लॉगिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उन्होंने इसका पक्का इलाज कर लिया था। अधिकांश जगहों पर पक्की ईंटों की नालियां मिली हैं और लोथल का उदाहरण तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। हाँ, लोथल का उदाहरण बहुत ही खास है। सोचिए, वहां के लोग कच्ची ईंटों के घरों में रह रहे थे, लेकिन जब नाली बनाने की बारी आई तो उन्होंने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया। मतलब दिखावे से ज्यादा प्राथमिकता सैनिटेशन को दी गई। ये उनके जन स्वास्थ्य के प्रति बहुत गहरी जागरूकता दिखाता है। छोटी नालियां बड़ी नालियों से मिलती थी और इसमें सबसे कमाल की बात थी पिटहोल्स। ये पिटहोल क्या थे? आज के मैनहोल की तरह। हाँ, लेकिन ज्यादा वैज्ञानिक। नाली के गंदे पानी में जो भारी कचरा होता था वो इन पिटहोल्स में नीचे बैठ जाता था और साफ पानी आगे बह जाता था। सफाई कर्मी सिर्फ ढक्कन हटाकर कचरा निकाल लेते थे।
इससे नालियां कभी जाम नहीं होती थीं। और वर्षा जल के लिए तो अलग ही नालियां थीं, ताकि बारिश और सीवर का पानी मिक्स ना हो। क्या इस व्यवस्था में भी अपवाद थे? हाँ, कालीबंगा में थोड़ी कम गुणवत्ता वाली नालियां मिली हैं, और बनावली तो एक ऐसा अपवाद है जहां नाली व्यवस्था लगभग न के बराबर थी। अच्छा। खैर, अपवाद तो हर जगह होते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या समझ आता है? जोनिंग, ग्रिड वाली सड़कें, मानकीकृत ईंटें और एक बेजोड़ जल निकासी व्यवस्था, इन सब ने मिलकर एक बेहद उन्नत जीवन शैली का निर्माण किया। बिल्कुल, एक ऐसा समाज जो व्यवस्था और जन कल्याण में गहरा विश्वास रखता था। सही कहा। आज के स्रोत हमें ये तो बताते हैं कि ये लोग कितने व्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत थे, लेकिन ये सब जानने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? सवाल ये है कि अगर उनका नगर नियोजन इतना ही परफेक्ट था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस शानदार सभ्यता का पतन हो गया? और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आने वाली पीढ़ियों या सभ्यताओं को ये ग्रिड सिस्टम और पक्की ईंटों की ड्रेनेज तकनीकें विरासत में क्यों नहीं मिल पाईं? वे तकनीकें आखिर कहाँ खो गईं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। खैर, आज की चर्चा के लिए बस इतना ही।